नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु में और मैं हूं आपके साथ निशा। यूपी सीबीएसई समेत देश भर के अन्य राज्यों के बोर्ड जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट आ चुके हैं और 10वीं के जो परीक्षा परिणाम है वो भी घोषित हो चुके हैं। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को एक तरफ जहां रिजल्ट की टेंशन होती है, वहीं ये भी फिक्र सता रही है कि आखिर नतीजे जारी हो चुके हैं, अब वो 11वीं में कौन सी स्ट्रीम चुने, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, किस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। अक्सर स्ट्रीम चुनने में स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो तय ही नहीं कर पाते कि हमको आगे क्या करना है या कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी जो चिंता है वो देखने को मिलती है कि उनका बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़े। ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की टेंशन को छूमंतर करने के लिए हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी, एजुकेशन काउंसलर है, जो कि उनसे आज हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर कि आखिरकार जो कक्षा 10वीं के जो चयन किस तरीके से करे, विषय का चयन किस प्रकार से करे। सबसे पहले प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु में। नमस्कार। हाँ, और प्रशांत जी से आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है प्रशांत जी की कक्षा 10वीं के बाद विषयों का चयन कैसे करें, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। बिल्कुल मनीषा जी, आपने बहुत ही अच्छा आज एक टॉपिक उठाया है, क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा है कि कक्षा 10वीं का हमारे मध्य प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। और हालांकि नतीजे मन मुताबिक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बार भी उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं रहा है ऑलिम्पी का। फिर भी हम उन छात्रों को बधाई देते हैं जिन्होंने उत्तीर्ण किया है और उन छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं जो कि उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं और आगे इस चीज़ को सतत करके अन्य कार्यक्रम जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के हैं, रुक जाना नहीं, या जो पूरक परीक्षाएं होती हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जो कमी रह गई है उस कमी को वो पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित ही हम आज विषय को लेके बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं कि क्योंकि हर माँ बाप की आज एक फिक्र हो रही है जिसका बेटा 10वीं से अब 11वीं में आ गया है कि हम उन विषयों का चयन कैसे करें जो कि हमें बच्चे को दिलाना है, क्योंकि आज इस चयन के आधार पर ही उसका भविष्य तय होगा कि उसको कौन सी राह में देनी है। अगर हमने राह सही चुन ली है तो निश्चित ही रूप से हमारी जो सक्सेस का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाता है और हम एक बहुत ही कम समय में अच्छी सक्सेस पा लेते हैं। बस इसके लिए होता है कि प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत जी। आपने एक बात बहुत सही कही कि अगर जो बच्चा है वो विषयों का चयन अच्छे तरीके से कर लेता है और उसमें पूरी तरीके से मेहनत करता है तो उसे जल्दी सक्सेस मिल जाती है। यहाँ पे मेरा प्रश्न यह है कि विषयों का चयन अभिभावकों को करना चाहिए अथवा छात्र को स्वयं करना चाहिए? देखिए, आपको निशा जी मैं बता दूं कि विषयों का चयन की जिम्मेवारी तो छात्र पर ही होती है। बिल्कुल। और चूंकि छात्र उतना मैच्योर नहीं होता है, ऐसा देखा गया है कि कभी कभी छात्र जो है वो कंफ्यूज रहता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। वो जिसके भी संपर्क में आ जाता है वो उसी के ही विषय को, उसी के अकॉर्डिंग विषय को चुनने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि वह ये नहीं जानता है कि हमारा फ्यूचर किस में है। इसलिए पेरेंट्स को कि उसमें दखलंदाजी बहुत आवश्यक हो जाती है, ताकि वो इसको, अगर वो गलत राह पकड़ा है, अगर गलत सब्जेक्ट उसने चुन लिया है तो उसके बारे में वो समझा सकें। तो अगर ये कहना कि सिर्फ पेरेंट्स का इसमें रोल रहता है, छात्र का नहीं रहता, या हम कहें सिर्फ छात्र का रोल रहता है, पेरेंट्स का रोल नहीं रहता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों को मिलजुल कर मशवरा करके ही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन आता है सब्जेक्ट चयन में तो काउंसलर्स उपलब्ध हैं,
आपके स्कूल में काउंसलर उपलब्ध हैं, आपके तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, संभाग लेवल पर और हमारे प्रदेश स्तर पर भी काउंसलर उपलब्ध है, उनसे आप मदद ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि हमारे बच्चे का हमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट समझना होगा कि इंटरेस्ट किस फील्ड में है। कभी भी उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में उसको सब्जेक्ट ना दिलवाएं, क्योंकि अगर उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो जो परफॉर्म करना चाहता है बच्चा वो परफॉर्मेंस में दिक्कत आए। तो पेरेंट्स को इस चीज का विशेष ध्यान रखें, बच्चे भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उनका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो वही सब्जेक्ट को चुने। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते। हालांकि वो 10th में अच्छे नंबर ला लेते हैं, पर उनको समझ नहीं होती कि आखिर मैं किस फील्ड में जाऊं, क्या किस स्ट्रीम में जाऊं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं या साइंस लूं या मैथ साइंस लूं। तो वो आसपास अपने लोगों को देखते हैं कि अरे मेरे दोस्त तो ये ले रहा है, मैं भी ले लेता हूं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक अहम भूमिका होती है सब्जेक्ट चुनाव में। और यहाँ पे मेरा एक और प्रश्न है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको जब वो अपने बच्चे का विषय चयनित करते हैं या बच्चे की मदद करते हैं तो उनको कौन कौन सी जो सावधानियां होती है वो रखनी चाहिए? देखिए, सावधानियां ये होती हैं कि बच्चों पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट को थोपना नहीं है। बिल्कुल। हमें सबसे पहले उनका इंटरेस्ट देखना है और इंटरेस्ट देखने के लिए उस चीज में हमें कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना आवश्यक होता है, जो कि हम छात्र हित में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो किस विषय को लेके उसका जो चिंतन है या उसका पढ़ने का जो तरीका है वो एकदम खो जाता है उसके पढ़ने के तरीके में। तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे का इस विषय के प्रति रुझान अच्छा है। और जिसमें रुझान नहीं होता है तो आप देखेंगे बच्चा बार बार पानी पीने के लिए उठेगा, बाथरूम जाने के लिए उठेगा, कुछ खाने पीने के लिए उठेगा, तो उससे हम समझ लेते हैं कि बच्चे का रुझान जो है वो इस सब्जेक्ट की ओर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज होती है कि हम किसी भी प्रीवियस ईयर के मार्क्स उसको एक साल के नहीं देखते हैं, हम उसमें लगातार 3 से 4 साल के प्रीवियस साल के हम उसमें मार्क्स देते हैं कि बच्चे के किस उसमें कक्षा में कितने मार्क्स किस विषय में रहे हैं। उसी के आधार पे हमें ये जो सब्जेक्ट चयन का है इसमें हमें चुनने में सहायता मिलती है। और तीसरा जो होता है कि हम उससे उस चीज का लक्ष्य पूछें, अगर उसको लक्ष्य नहीं है तो हम उसको ऑप्शन दें कि ये चीजें आप इसमें से क्या बनना चाहते हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि बगैर गोल सेट किए हुए हम किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। ये उसी तरह से होता है कि जैसे एक हवाई जहाज की जो स्पीड होती है वो करीब 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर उस हवाई जहाज को अगर ये नहीं मालूम है कि उसको जाना कहाँ है तो उसकी स्पीड का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमारे सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारण करना आवश्यक है कि हम किस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सब्जेक्ट चुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो बच्चे हैं उनका रुझान किस सब्जेक्ट की ओर है और उनका जो उद्देश्य है वो किस सब्जेक्ट में दिखता है उसको चूज करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात की कि पेरेंट्स को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक वैसे ही बच्चे को विषय चयन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? देखिए, बच्चा अभी कक्षा 10वीं में होता है तो नादान ही होता है, एक प्रकार से मैच्योर नहीं होता है। तो ये देखा गया कि इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। कभी अपने पेरेंट्स को किसी चीज की बात करते हुए, किसी बच्चे की तुलना करते हुए सुनते हैं तो वो उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जब वो अपने फ्रेंड सर्किल में होता है तो अगर किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि मैं साइंस स्ट्रीम में जा रहा हूँ या ह्यूमैनिटीज ग्रुप में जा रहा हूँ या मैथमेटिक्स ग्रुप में जा रहा हूँ या एग्रीकल्चर ग्रुप में जा रहा हूँ तो उनका उसी तरफ रुझान हो जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये देखना है कि हम जो स्ट्रीम चुनने जा रहे हैं उसमें हमारे करियर के ऑप्शंस कहाँ पर हैं, हमें किस प्रकार से आगे जाके फाइट करनी होगी और किस प्रकार से ये सब्जेक्ट हमें मदद करेंगे। अगर हम मान लीजिए कि हम बच्चा पायलट बनना चाहता है या बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो डेफिनेटली उसको साइंस की ओर जाना पड़ेगा, उसको ह्यूमैनिटीज ग्रुप से या कॉमर्स ग्रुप से इस पे नहीं मिलेगा। तो उस चीज में उसकी जो काउंसलिंग है वो अगर प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स कर दें या कोई भी काउंसलर कर दे या उसके टीचर्स भी इसके बारे में उसको बता सकते हैं, तो बच्चे को ये जरूर निर्धारण करना है कि उसको आगे जाके करना क्या है, वो किस फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहता है और उसी के अनुसार ही वो उस चीज के सब्जेक्ट को चयन करे। जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे जो जब बच्चा विषय चयन करता है
तो विषय चयन के मुख्य बिंदु क्या क्या होने चाहिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, ये मुख्य विषय चयन का जो बिंदु है वो सबसे पहले कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो हमें उसी स्ट्रीम में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, जिस स्ट्रीम में बच्चे का इंटरेस्ट है हम उस स्ट्रीम के बारे में, उसके करियर के बारे में उसको विधिवत तरीके से उसको बताएं कि इसमें आप जाके ये अपने करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ अपना आप करियर बनाते हैं, तो उसकी जानकारी होना उसको आवश्यक है। दूसरी चीज होती है कि उसका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो उसकी सिटिंग कितनी है उस सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ में बच्चे की सिटिंग अलग अलग तरीके से होती है। अगर हमें उसकी सिटिंग का मालूम हो और जो शॉर्ट सिटिंग सब्जेक्ट्स है तो उस ओर हम बच्चे को कहीं नहीं ले जाएं, बच्चे इस चीज में ध्यान रखें। दूसरी चीज होती है कि हम जब भी किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने सीनियर से या एजुकेशनल काउंसलर से या अपने टीचर्स से इसके बारे में एक बार जरूर मशवरा ले लें कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, ताकि आपको आपका जो पथ है उसको चुनने में आपको आसानी होगी। जी प्रशांत जी, यहाँ पे अक्सर जो बच्चे होते हैं वो विषय चयन की समस्याओं को दूर करने के लिए काउंसलर्स की सहायता लेते हैं, तो क्या उनको काउंसलर्स की सहायता लेनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आपने देखा होगा जब किसी की भी तबीयत खराब होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या किसी भी प्रकार की होती है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाता है और उसके भली भांति उसके इलाज के बारे में लेता है। तो ये एजुकेशनल काउंसलर भी होते हैं, आपकी कैपेसिटी को देखते हैं और उसी हिसाब से वो आपको आपका फील्ड चुनते हैं। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन ने अनेक जिला लेवल पर और संभाग लेवल पर और राज्य लेवल पर, इनफैक्ट की तहसील लेवल पर और स्कूल लेवल पर सभी में दो टीचरों को काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित किया हुआ है। तो आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसमें आप प्रिंसिपल से संपर्क करके उन संबंधित काउंसलर तक पहुंच के उनके बारे में मालूम कर सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें फ्यूचर हमारा क्या है। अगर आपको और अधिक चाहते हैं तो आप अपने जिले लेवल पर भी दो काउंसलर उपलब्ध हैं, आप उन काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अथवा जो टोल फ्री नंबर है, राज्य शासन ने कुछ एक टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो आपको ये मदद अगर मिल रही है काउंसलिंग की तो बहुत ही अच्छा है, और प्रयास करें कि आप काउंसलर की मदद जरूर लें। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो दर्शक देख रहे हैं तो काउंसलर के बारे में प्रशांत जी ने बताया कि काउंसलर कैसे और कहाँ उपलब्ध होंगे, और आप अगर विषय चयन कर रहे हैं तो काउंसलिंग जरूर लें। और विषय चयन में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो अक्सर छात्रों के बीच खड़ी हो जाती हैं प्रशांत जी? देखिए, ग्लैमर का टाइम है, ह्यूमर्स भी बहुत, अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं उसके अंदर में, कि जैसे अधिकांश देखा गया है कि बच्चों को सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होने के कारण से, फील्ड की नॉलेज नहीं होने के कारण से वो कोई भी जो भी उनके संपर्क में है, जिस ग्रुप में वो संपर्क में है, वो ग्रुप में जो भी बात चलती है उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं वो मालूम है कि वो किस प्रकार से हैं। वैसे ये देखा गया सामान्यतः हमारे मध्य प्रदेश शासन ने 6 कोर्स डिजाइन किए हैं जो कि वो ले सकते हैं, जिसमें पहला है ह्यूमैनिटीज ग्रुप का है, दूसरा जो है साइंस ग्रुप, मैथ्स उस चीज में आती है, तीसरा हमारा कॉमर्स ग्रुप आता है, चौथा हमारा एग्रीकल्चर ग्रुप आता है, पांचवा हमारा होम साइंस ग्रुप है, और छठवां हमारा साइंस ग्रुप है जिसमें बायोलॉजी वगैरह उस चीज में आती है। इसके अलावा भी बच्चा एडिशनल कोर्स ले सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट्स ले सकता है, तो उस एडिशनल सब्जेक्ट के साथ में भी वो अन्य परीक्षाएं दे सकता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर ज्वाइन करता है कक्षा 11वीं में, तो उसमें वो चाहे तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बायो भी ले सकता है, या बायो वाला मैथमेटिक्स भी ले सकता है जी, है ना। और उसके आधार पे जो अन्य है, ऐसी स्थिति में वो नीट का एग्जाम और इंजीनियरिंग का एग्जाम दोनों ही एक साथ एक ईयर में दे सकता है। तो ऐसे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उस चीज में बच्चा किस ग्रुप में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, और राहें जो है वो सभी क्षेत्र में है, बशर्ते हमें उनका मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो राहें हैं वो हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पे एक और प्रश्न करूंगी कि हम विषय किन 3 कक्षाओं में बदल सकते हैं?
ये भी बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न यहाँ पे उठाया है सब्जेक्ट बदलने का, क्योंकि अभिभावकों को अधिकांश इसमें ये मालूम नहीं होता है कि उनको ये मालूम है कि कक्षा 10वीं के बाद हमें विषय बदलना ऑप्ट किया जाता है छात्र हित के लिए, और अब जो है 11वीं के बाद हम विषय नहीं बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी विषय बदल सकते हैं। 11वीं में भी आप विषय बदल सकते हैं, कक्षा 12वीं में भी आप विषय बदल सकते हैं, और 12वीं के बाद आप जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी विषय बदल सकते हैं। तो आपको 3 मौके होते हैं जिसमें आप विषय बदल सकते हैं, परंतु विषय बदलने के लिए कुछ क्लॉज हैं, कुछ इफ कारण हैं कि आपको विषय बदलते समय उनको रखना होता है। और इस चीज़ में ध्यान रखा जाता है कि आप जो सब्जेक्ट हमारा ह्यूमैनिटीज़ का है, आर्ट ग्रुप से, आर्ट ग्रुप जब विषय बदलते समय आर्ट ग्रुप से आप मैथमेटिक्स ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, परंतु अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप या साइंस ग्रुप में हैं उससे आपको आर्ट ग्रुप में आप आ सकते हैं। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं जिसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर बच्चा चाहे तो इन 3 उस चीज में चरण में अपने विषय बदल सकता है। बिल्कुल, तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है और आपने इस बारे में बताया हमारे दर्शकों के साथ। और आज के समय के हिसाब से बच्चों को कौन सा विषय लेना अच्छा होगा प्रशांत जी? देखिए, इस चीज में बता दूं कि ऐसा कोई भी विषय खराब नहीं है जो कि आप नहीं ले सकते हैं। चाहे आप ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज में भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स, उसमें आपके पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, लैंग्वेजेस के उस चीज़ में हैं। तो आप चाहें तो अपना इस करियर इस चीज़ें बना सकते हैं। सिविल सर्विसेज में इसमें देखा गया है कि अधिकांश बच्चे इसी ग्रुप को लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉप मोस्ट यूपीएससी में अभी आप हाल ही में देखा होगा कि हमारे जो टॉपर्स हैं उसमें मैक्सिमम जो है ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के हैं। हालांकि एक मेरे को दुख हुआ जो हमारे टॉपर का जो ट्रोल हुआ है, उसका स्टेटमेंट को ट्रोल हुआ है, और वो बड़ा दुखद स्टेटमेंट उसने दिया है कि काश हमारे 1-2 नंबर कम आते तो शायद हमें इस ट्रोल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमें कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसे अवस्था में हम उस टॉपर्स के जो अच्छी उसके हैबिट्स हैं, उसने कैसे आचरण को ऑप्ट किया है, कैसे उसने पढ़ाई के प्रति अपने ध्येय को एकदम केंद्रित किया है कि वो उसने टॉप किया हुआ, उसने कितने घंटे स्टडी की है, उस स्टडी में उसने अपने आप को कंसंट्रेट कर कैसे किया है, उसने कैसे सोशल मीडिया से दूर रह के चीजें की हैं, कैसे उसने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं। हमें इस विषय पे अगर हमारे विद्यार्थी सोचते हैं तो उनको राह उनकी आसान हो जाती है, ना कि उनके नेगेटिव चीज को ट्रोल करने पे। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि अभी 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है और अभी जो बच्चे हैं गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये अंतिम प्रश्न करूंगी कि बच्चे अक्सर, पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा 10वीं पास कर लो, उसके बाद आपको सोशल मीडिया या फ़ोन दिया जाएगा। तो जैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा, हालांकि जब से कोविड काल आया तो ऑनलाइन शिक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे ये प्रश्न करूंगी कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद बच्चे अभी इस गर्मी में क्या करें और वो फ़ोन का और सोशल मीडिया का अपने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रयोग करें? देखिए निशा जी, शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं, और आज से नहीं, कई लंबे जब से हमारा शिक्षा व्यवस्था हुई है उसमें आ रहा है कि विज्ञान अभिशाप भी है और विज्ञान वरदान भी है। बिल्कुल। अब ये आपको तय करना है कि आपको कैसे उसका उपयोग करना है। बिल्कुल। जैसे एक जो चक्कू होती है उससे हम किसी की जान बचा भी सकते हो, किसी की जान ले भी सकते हैं। तो आप उसको, आपका ध्येय क्या है, आप किस प्रकार से अपने उस चीज को, अपने उद्देश्य को लेके आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे सोशल मीडिया की बात है और मोबाइल्स की बात है, ये तो फैक्ट है कि हम किसी को अपने से सोशल मीडिया से इस चीज को दूर नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी को दूर करने की, बच्चे को करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें उसकी लिप्तता बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को खुद ही समझना पड़ेगा कि उसकी जो जिंदगी है वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया से जब तक आप दूर नहीं रहेंगे
तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हमारा मनोविज्ञान भी बोलता है अगर आप पढ़ाई के बीच में मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं या चर्चा करते हैं या कुछ चीज में करते हैं, तो वापस पढ़ाई को कंसंट्रेट करने में कम से कम आपके दिमाग को 20 मिनट लगता है। बिल्कुल, 20 मिनट बाद ही आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो आप ये समझिए ना कि आपका जो 20 मिनट का टाइम है, एक बड़ा टाइम है, वो कितना ज़्यादा वेस्ट होता है। इस 20 मिनट में हम कितनी अच्छी चीज़ों को गेन कर सकते थे, तो अपने मस्तिष्क में रख सकते थे। क्योंकि एक मस्तिष्क की भी मेमोरी हमारी की कैपेसिटी होती है कि हम उतना ही याद कर सकते हैं। तो चाहे आप सोशल मीडिया को उस मस्तिष्क में रख लीजिए और चाहे को पढ़ाई को उस मस्तिष्क में रख लीजिए। तो आपको खुद करना है कि आपको सोशल मीडिया को अपने दिमाग में रखना है या मोबाइल्स को अपने दिमाग में रखना है या अनएंटरटेनमेंट्स के साधनों को रखना है या अपनी पढ़ाई को रखना है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने कक्षा 10 के बाद विषय का चुनाव कैसे करें, 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद क्या करें, विषय चयन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और सभी स्ट्रीम के बारे में कैसे पूरी जांच करें और माता पिता और अपने शिक्षक से सलाह लें, बच्चों को कौन सा विषय लेना अच्छा है, तमाम जानकारी आज शिक्षा गुरु में आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी सीबीएसई समेत देश भर के अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं भी हो चुकी हैं और परीक्षा परिणाम भी है वो भी घोषित हो चुके हैं और 10वीं के बाद बच्चा कौन सा सब्जेक्ट चयनित करे, इसको लेके अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो हमारे खास कार्यक्रम में प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई है और उम्मीद है कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।